हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे जो 9वीं असाइनमेंट का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, उसका एक नया चैप्टर है। जो चैप्टर का नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो सेमेस्टर 2 का पार्ट है, ठीक है? तो पार्ट सेमेस्टर 1 हम अपलोड कर दिए हैं और सेमेस्टर 2 का भी 3-4 लेसन अपलोड कर दिए हैं। तो हमारे चैनल पे अभी तक विजिट नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर वहाँ पे जाइए वीडियो सेक्शन में और ये सब वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अगर आप ITI इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है? और एक नया हम प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, जो आज प्रैक्टिस सेट 1 कराए हैं। इससे रिलेटेड अदर प्रैक्टिस कराएंगे जो आपके NCVT ITI एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका टोटल 20 क्वेश्चन लिए हैं, टोटल 40 क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन का हम डिस्कशन कराएंगे और पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे, ठीक है? तो आज पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 को देख लेते हैं। ये दोस्तों सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, ठीक है? इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वह यंत्र जो किसी राशि को मापने का कार्य करता है, मापक यंत्र कहलाता है। कोई भी राशि है उसको मापने का कार्य करता है, मापन यंत्र कहलाता है, ठीक है? तो यह 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है और एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है? जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर आता है और जो सेकेंडरी होता है वोल्टमीटर, अमीटर, ओममीटर, ये सब आता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है दोस्तों? तो बात करें जो क्वेश्चन 162 नंबर का बोल रहा है, विच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम जीरो पोजिशन इन ए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? यानी एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन पहला दिया है कंट्रोलिंग फोर्स, दूसरा है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, तीसरा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, चौथा एडी करंट डैम्पिंग। तो दोस्तों जो पॉइंटर होता है जीरो से शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए जो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं। तो बात करें ये जो होता है डिफ्लेक्टिंग जो फोर्स होता है, यह होता क्या है? तो शून्य स्थिति में मान लीजिए आपका पॉइंटर शून्य की स्थिति में है, तो शून्य की स्थिति से कुछ आगे बढ़ाना, यह डिफ्लेक्टिंग का कार्य होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क होता है और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क होता है, ठीक है? डैम्पिंग टॉर्क होता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आप देख लिए, शून्य स्थिति से कुछ आगे, मतलब जो फास्फर ब्रांच की जो बनी होती है वह उसको आगे बढ़ाता है, पॉइंटर जो होता है वह आगे बढ़ाता है, शून्य से आगे बढ़ाता है पॉइंटर, ठीक है? और वहीं बात करें डैम्पिंग का, जो डैम्पिंग दिया है, तो डैम्पिंग जो होता है दोस्तों, यह मेनली जो शून्य से जब आगे स्थानांतरित होता है तो उसको जो वाइब्रेट होता है उसको सीमित बनाता है, यानी वाइब्रेट नहीं होने देता है, ठीक है? वहीं तीसरा बात करें जो कंट्रोलिंग है, तो कंट्रोलिंग क्या है? तो कंट्रोलिंग में दोस्तों होता है कि जैसे शून्य से आगे जितना चल रहा है तो उसको कंट्रोल करके रखना, ठीक है? नहीं तो पॉइंटर क्या होगा, शून्य से यहाँ पे जैसे स्केल 0 से 20 है तो स्केल 0 से उठेगा और 20 पे चला जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए क्या होता है, कंट्रोलिंग फोर्स होता है जो उसको, जो पॉइंटर होता है उसको एक समान बना के रखता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के सब होते हैं और जो डैम्पिंग टॉर्क होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका एडी करंट डैम्पिंग, दूसरा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और
तीसरा जो होता है फ्लूइड डैम्पिंग, है ना। तो इस पे आगे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, जीरो स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स यानी विचलन बल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है 163 का, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? यानी विच इज द पोजीशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडिंग विथ ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है, तो एनी पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, इंक्लाइंड पोजीशन, हॉरिजेंटल पोजीशन। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जो उसके साथ उपकरण प्रयोग करने की जो स्थिति होती है वह वर्टिकली पोजीशन होती है। जो ग्रेविटी कंट्रोल का होता है वह वर्टिकली पोजीशन होती है। बात करें दोस्तों जो ग्रेविटी कंट्रोल होता है, तो ग्रेविटी कंट्रोल का जो स्केल होता है वह नॉन लीनियर होता है। ठीक है, नॉन लीनियर होता है। इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटी कंट्रोल लीनियर होता है या नॉन लीनियर होता है। तो यह ग्रेविटी कंट्रोल जो होता है नॉन लीनियर होता है ना। तो याद रखेंगे, इसका जो स्केल होता है नॉन लीनियर होता है और यह उपकरण स्थिति कौन सी में होती है? वर्टिकली होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पैमाने का नाम क्या है? यह पैमाना दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। तो क्या है? रेखीय पैमाना है, कोर्स स्केल है, एक्सटेंडेड स्केल है और नॉन लीनियर स्केल है। तो दोस्तों ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यह जो स्केल दिखाया गया है यह नॉन लीनियर दिखाया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है? यानी विच एरर इज कॉज्ड बाय द इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। तो इनकरेक्ट पोजीशन है तो क्या होगा? डिवाइस एरर, ह्यूमन एरर, इन्फ्लुएंस एरर या स्विचिंग एरर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जो इंस्ट्रूमेंट पोजीशन इंस्ट्रूमेंट का है तो वह डिवाइस एरर हो जाएगा। ठीक है, एरर डिवाइस एरर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों जो मानव से होता है वह ह्यूमन एरर कहलाता है। ठीक है, और प्रभाव त्रुटि मैग्नेटिक जो इससे एरर होता है वह इन्फ्लुएंस एरर में आता है, प्रभाव त्रुटि में आता है। तो यहाँ पूछा है इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण, तो डिवाइस एरर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, 1 ओम और 1 मेगा ओम से नीचे प्रतिरोध मापन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, यानी 1 ओम से 1 मेगा ओम के नीचे प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? पहला मेगा ओम, दूसरा मल्टीमीटर एनालॉग, तीसरा सन टाइप ओम मीटर, चौथा सीरीज टाइप ओम मीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सन टाइप ओम मीटर। जो दोस्तों 1 ओम से 1 मेगा ओम के नीचे प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा सन टाइप ओम मीटर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें रेजिस्टेंस की मीजरिंग के बारे में। तो दोस्तों रेजिस्टेंस का जो मीजर होता है, एक ओम से जो नीचे होता है, 1 ओम से नीचे के लिए मेजर करते हैं हम। 1 ओम से जो नीचे का जो मेजर होता है उसको हम केल्विन ब्रिज मेथड के द्वारा करते हैं। ठीक है, केल्विन ब्रिज मेथड के द्वारा करते हैं। वही बात करें जो 1 ओम और 100 मेगा ओम के बीच में,
तो व्हीट स्टोन ब्रिज यानी मीडियम भी बोल सकते हैं, मध्य रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सन टाइप ओमीटर। प्रश्न अगला है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ थर्ड टर्मिनल प्रोवाइडिंग इन एडवांस मेगा ओमीटर, यानी उन्नत मेगा ओमीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है? क्या है? पहला, उच्च ओमिक मान प्राप्त करना। दूसरा है अतिरिक्त वोल्टेज जमीन पर पास करें। तीसरा, अतिरिक्त धारा जमीन में डालने हेतु। चौथा है दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गेट एक्यूरेट रीडिंग विदाउट ऑसिलेशन, यानी दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करना होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है? यह सामग्री दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो नाम होता है मैग्नीन होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका जो नाम है वह मैग्नीन है। क्वेश्चन अगला है, एक कुंडली मीटर में मीटर के एक समान पैमाने होने पर क्या कारण है? यानी व्हाट इज द रीजन ऑफ द मूविंग कॉइल मीटर हैविंग यूनिफॉर्म स्केल। तो यूनिफॉर्म स्केल होने का क्या कारण है? तो मेनली दोस्तों जो यूनिफॉर्म स्केल होता है उसका जो कारण होता है Q समानुपाती I होता है। ठीक है, Q समानुपाती I होता है, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वह फाई या I के समानुपाती होता है। ठीक है, वहीं जो नॉन लीनियर रहता है तो TD I स्क्वायर के होता है समानुपाती। ठीक है, तो दोनों को याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल होता है, इसे हम PMMC मीटर भी कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर भी कहते हैं। ठीक है, और PMMC की जो होता है वह लीनियर होता है, TD समानुपाती I होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों जो PMMC मीटर होता है, PMMC यह DC पे वर्क करता है। ठीक है, DC पे वर्क करता है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमता है तो कौन सी त्रुटि होती है? ये बहुत ही VVI है, इसे आप जरूर याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। यह जो त्रुटि होती है क्रिम्पिंग एरर होता है। ठीक है, रेंगन की त्रुटि जो होती है वह एरर होता है जो ऊर्जा मीटर की डिस्क बिना लोड के ही घूमने लगती है, तो इसे हम क्रिम्पिंग एरर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों इसको हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, उसको अपोजिट साइड में 180 डिग्री पे 2 होल कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो बिना लोड का जब डिस्क चलने लगता है उसे क्रिम्पिंग एरर बोलते हैं। प्रश्न अगला है, यदि CT का द्वितीयक खुला रह जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों जो CT होता है, CT का मतलब करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का द्वितीयक बाइंडिंग हमेशा शॉर्ट होती है। अगर बाइंडिंग खुल जाएगी तो क्या हो गया? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो CT सेकेंडरी वाइंडिंग बर्नआउट। अगर CT की सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी तो क्या हो जाएगी? CT की सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी। CT की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वह 0 से 5 एम्पियर तक हमेशा उसमें करंट होता है। ठीक है, तो मेनली यह जो होता है CT स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ना। तो ये सब बात याद रखेंगे। और इसका जो प्रभाव होता है, क्या प्रभाव पड़ेगा अगर सेकेंडरी को खोल देते हैं वाइंडिंग को, तो CT सेकेंडरी वाइंडिंग बर्न आउट जल जाएगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? तो शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? पहला, बैटरी का निरावेशन से। दूसरा है बच्चे
पाठ्यांक में त्रुटि को कम करें। तीसरा, धारा को सुरक्षित मान पर समायोजित करें। चौथा है पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित करें। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एडजस्ट द पॉइंटर टू जीरो एडजस्टमेंट, यानी पॉइंटर को शून्य समायोजित में करें। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, मापने वाले उपकरण में नियंत्रण स्प्रिंग यानी कंट्रोलिंग स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये भी बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, तो किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, स्टील का, सिल्वर का, टिन्ड कॉपर का, फास्फर ब्रांज का। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो फास्फर ब्रांज होता है उसको कंट्रोलिंग स्प्रिंग बनाने के लिए सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। दोस्तों जो सिंगल फेज होता है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर का बात कर रहा है, किस प्रभाव पर वर्क करता है, तो किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट पे, इंडक्शन इफेक्ट पे, केमिकल पे या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी बहुत ही वीवीआई है। इंडक्शन इफेक्ट पे वर्क करता है, यानी प्रेरण प्रभाव पे वर्क करता है सिंगल फेज एनर्जी मीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है। तो दोस्तों जो स्प्रिंग नियंत्रण होता है, ये इसका जो प्रदान करने की स्थिति है एनी पोजीशन, एनी पोजीशन में कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। वही ग्रेविटी जो कंट्रोल था, ग्रेविटी कंट्रोल का वर्टिकल पोजीशन में ओनली कर रहे थे। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग कंट्रोल है तो इसको एनी पोजीशन में हम प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, मीटर का नाम क्या है। यह मीटर दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। इसका नाम क्या है, एसी मल्टीमीटर एमीटर, डीसी मल्टीमीटर वोल्टमीटर, एसी और डीसी मल्टीमीटर मल्टी रेंज एमीटर, या चौथा है एसी और डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह जो फिगर दिखाया गया है, ठीक है, यह डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है, यानी विच इंस्ट्रूमेंट इज ए एग्जाम्पल ऑफ ए इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यह प्रश्न छप सकता है ना। तो इसका इंटीग्रेटिंग जो होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एनर्जी मीटर जो होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको आप रट लेंगे, याद कर लेंगे, है ना। जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वह एनर्जी मीटर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो अभी बात किए हैं, जो रेंगने की जो त्रुटि होती है इसको क्या करते हैं, यानी अपोजिट साइड में 180 डिग्री में अपोजिट साइड में हम दो छेद कर देते हैं, होल कर देते हैं, है ना। तो देख लेते हैं, पहला है रेटेड वोल्टेज को कम करके, दूसरा प्रेरण भार को कम बढ़ाकर, तीसरा ब्रेक चुंबकीय की स्थिति को समायोजित करके, नहीं, चौथा है डिस्क पर दो छेद ड्रिल व्यास के विपरीत, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाय ड्रिलिंग टू होल्स डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन डिस्क। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो रेंगने की त्रुटि होती है, क्रिम्पिंग इफेक्ट होता है, इसको दूर करने के लिए हम दोनों साइड में विपरीत साइड में दो होल कर देते हैं डिस्क के। क्वेश्चन अगला है, चल और प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है। तो दोस्तों मूविंग आयरन होता है, उसका जो पैमाना होता है क्यों असमान होता है, यानी नॉन लीनियर क्यों होता है। तो क्योंकि जो टीडी होता है, कंट्रोलिंग टार्क जो होता है, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो होता है टीडी समानुपाती आई स्क्वायर के होता है ना, मूविंग आयरन में। तो इसलिए इसका असमान होता है। देख लेते हैं, पहला विचलन बल धारा के समानुपाती होता है, नहीं, दूसरा विचलन बल यानी डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, नहीं, तीसरा डिफ्लेक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो विचलन फोर्स है वह धारा के स्क्वायर के समानुपाती होता है। ठीक है, जो TD होता है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है, वह आई स्क्वायर के समानुपाती होता है। यही कारण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मूविंग आयरन जो होता है AC और DC दोनों पे वर्क करता है, इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न अगला है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है? तो चुंबकीय प्रभाव में कौन सी त्रुटि होती है? बताए थे, इन्फ्लुएंस एरर यानी प्रभाव त्रुटि होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण जो त्रुटि होती है वह इन्फ्लुएंस एरर होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, किस प्रकार का वाटमीटर है? यह फिगर में किस प्रकार का वाटमीटर दिखाया गया है? 3 अवयव 4 तार वाटमीटर दिखाया गया है, या 2 अवयव 3 कला वाटमीटर दिखाया गया है, या 3 अवयव 3 चरण वाटमीटर दिखाया गया है, या 3 चरणों 2 अवयव CT एंड PT के साथ दिखाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 एलिमेंट 3 फेज वाटमीटर यानी 2 अवयव 3 कला वाटमीटर यह दिखाया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है? पहला मूविंग कॉयल, दूसरा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तीसरा है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, चौथा है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है वह मूविंग आयरन में प्रयोग किया जाता है ना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों जो मूविंग कॉयल होता है उसमें हम ED करंट डैम्पिंग प्रयोग करते हैं। ठीक है, मूविंग कॉयल जो होता है इसका जो पैमाना होता है लीनियर होता है। वही बात करें मूविंग आयरन जो होता है इसका पैमाना नॉन लीनियर होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। मूविंग कॉयल DC पे वर्क करता है, मूविंग आयरन AC DC दोनों पे कार्य करता है। वहीं इंडक्शन टाइप जो होता है वह AC पे वर्क करता है। ठीक है, और डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट AC DC दोनों पे वर्क करता है। तो ये सब बात भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पूछा था कि किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके पार्ट 2 में मिलते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।